हाय, मैं आकांक्षा और हम लोग देख रहे हैं शून्यवीर। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर 6 वीडियोज़ हम बना चुके हैं। जितनी भी बातें करनी थी वो हम कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और आइडेंटिटीज़ के ऊपर, चाहे वो राइट ट्राइंगल में हो, चाहे वो यूनिट सर्कल के ज़रिए हो। जितनी भी आइडेंटिटीज़ पॉसिबल हैं वो सब हम कवर कर चुके हैं। जितने भी स्पेशल एंगल्स पॉसिबल हैं वो हम कवर कर चुके हैं, फ्रॉम 0 to 360 डिग्रीज़, पॉजिटिव नेगेटिव एंगल, हमने सारी बातें कर ली हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आइडेंटिटीज़ का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। आज जो सफ़र शुरू होने वाला है वो शुरू होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अभी फंक्शन क्या होता है? फंक्शन में क्या होगा, एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। फंक्शन इज़ लाइक अ डब्बा मतलब इट्स लाइक अ मशीन में इनपुट होता है, आउटपुट होता है, वैसे ही फंक्शन में इनपुट होता है, आउटपुट होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या होगा, एंगल हमारा इनपुट होगा और कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट, वो हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो टॉपिक का नाम लिख देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो देखिए अभी नाम लिखा जा चुका है। तो फंक्शन में जैसा कि मैंने बोला क्या होता है, मशीन होती है। यहाँ पे हम इनपुट देते हैं, यहाँ से आउटपुट निकलता है। ठीक है, ये वो वाली मशीन नहीं है जिसमें आलू इधर से डालोगे तो सोना उधर से निकलेगा। ये वो वाली मशीन है जिसमें एंगल अगर यहाँ से डालोगे, अगर हम साइन फंक्शन की बात करें तो साइन ऑफ दैट एंगल यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, तो इनपुट एंगल यानी कि थीटा है तो आउटपुट हो जाएगा साइन थीटा। अभी क्या है, मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं, जनरली इनपुट को एक्स के ज़रिए डिनोट करते हैं। जनरली आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, थीटा ले लो, एक्स ले लो, टी ले लो, वट एवर यू वॉन्ट। जनरली वी यूज़ एक्स, तो फॉर एंगल विल बी यूजिंग एक्स, और जो आउटपुट है वो साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। तो आउटपुट को हम जनरली वाई के जरिए डिनोट करते हैं। तो हमारी जो फंक्शन है वो हो गया वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, या फिर मैं बोल सकती हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो देखो ये जो y है यहाँ पर ये आउटपुट है, और ये जो आउटपुट है ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। यहाँ पे हम साइन की बात कर रहे हैं, तो ये साइन एक्स निकाल के दे देगा, है ना। बेसिकली ये डब्बा क्या करेगा, इसको एंगल मिला, ये वो एंगल पे राइट ट्राइंगल बना लेगा, ऑपोजिट कैलकुलेट कर लेगा, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लेगा, और साइन एक्स तुम्हारा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तुमको दे देगा। ठीक है, तो डब्बा ये काम कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो गया साइन एक्स। तो यहाँ पे जो इसको रीड करते हैं एफ ऑफ एक्स, एफ का मतलब है कि ये फंक्शन है। अभी ज़रूरी नहीं है कि इसको आप एफ से डिनोट करो, इसको आप जी से, एच से, मतलब किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हो, जस्ट लाइक इनपुट्स। बट प्रथा कहती है कि एफ से डिनोट किया जाए, तो हम एफ से डिनोट कर रहे हैं। एक्स हो गया हमारा इनपुट, और ये जो पूरा साइन एक्स है ये हो गया हमारा आउटपुट। यहाँ पे जो x है ये इनपुट है, और इस इनपुट के साथ हम कर क्या रहे हैं, उसका हम साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहे हैं, तो हमें आउटपुट मिल जा रहा है। तो ये तो हो गई बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि साइन फंक्शन की बात। यहीं पे अगर मैं कोसाइन एक्स लिख दूँ तो हम जो एंगल है उसका कोसाइन का रेशियो निकाल रहे हैं, उसमें हम एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी हाइपोटेनियस ये नहीं है, कुछ भी गलती कर रही हूँ मैं आजकल, हाइपोटेनियस होगा ये, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस केस में हम लोग एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी सारी चीज़ें भी काम आती रहेंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बेसिक। तो आज हम स्पेसिफिकली साइन फंक्शन के बारे में बात करेंगे, और अगर वक्त बहुत ज़्यादा नहीं बीता तो कोसाइन के बारे में भी बात कर लेंगे, बट प्राइमरीली हम लोग साइन के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो अभी देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स के बारे में हम बात करेंगे। वहाँ पे x क्या है, x एंगल है। अभी एंगल कुछ भी हो सकता है, मेरी मर्ज़ी में जितना घूमना चाहूँ उतना मैं घूम लूँ, और जो एंगल नॉर्मली है वो रेडियंस में लिखा जाता है, क्योंकि जो उसको ऐसा ही यूनिट है एंगल का वो रेडियन है, डिग्रीज नहीं है।
तो हम भी मेजरली रेडियंस में ही बात करेंगे। बाकी आप मेरा 5th लेक्चर देख सकते हो जिसमें बात की गई है हाउ टू कन्वर्ट रेडियंस टू डिग्रीज एंड डिग्रीज टू रेडियंस। तो अभी देखो, फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो पहला तरीका होता है वो तो इक्वेशन। इक्वेशन हमने देख लिया। इक्वेशन क्या कहती है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा। जो एंगल मिले उसका साइन का रेशियो निकाल के दे दो। अभी इक्वेशन के अलावा जो दूसरा तरीका है जिससे हम किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो होता है टेबल। तो यहाँ पे हम टेबुलर मेथड लिख लेते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, x की एंगल की अलग अलग वैल्यूज़ लेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ये x है, ये साइन x है। शुरुआत 0 से करते हैं। तो 0 पे हमने देखा जो साइन x की वैल्यू होती है वो 0 होती है। उसके बाद में आप चाहो तो 30, 60, 45, 90 ले लो, है ना। लेने के लिए अभी हम सारी ले लेते हैं, लेकिन जब हम ग्राफ बनाने जाएंगे जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हमें चाहिए वो हमें 0 के बाद सीधा 90 चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमने वो यूनिट सर्कल में क्वाड्रेंट्स देखे थे। x एक्सिस जो है ये 0 है, ये मेरा 90 यानी कि π/2 है, ये मेरा पाई यानी कि 180 डिग्री है, ये मेरा 3π/2 यानी कि 270 डिग्री है, और वापस ये मेरा 2π बन जाता है। तो एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि 2π के बाद सारी चीज़ें सेम ही हो जाती हैं, है ना। 2π के बाद एवरीथिंग स्टार्ट्स रिपीटिंग। तो ऐसे फंक्शंस को कहा जाता है, ऐसे फंक्शंस को कहा जाता है पीरियडिक फंक्शन। बिकॉज 2π के बाद अगर आप एंगल ले लो, ये एंगल ले लो या ये एंगल ले लो, बात सेम ही है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो वैल्यूज़ ले रहे हैं 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π ले रहे हैं। और अगर मुझे माइनस में जाना हो तो ये 0, ये -π/2, ये -π और ये -3π/2 और ये हो गया -2π। अभी यहाँ पे देखो -2π के बाद फिर से वैल्यूज़ रिपीट करने लग जाएंगी। तो x 0 पे 0 है, उसके बाद में मैंने क्या कहा π/2 यानी कि 90 डिग्री पे ये 1 हो जाता है, फिर पाई यानी कि 180 डिग्री पे ये 0 हो जाता है, उसके बाद में 3π/2, 3π/2 पे ये फिर से क्या हो जाता है, ये -1 हो जाता है, और फिर आ गया 2π। 2π पे आके ये 0 हो गया। अभी 2π के बाद अगर तुम 2π + π/2 करोगे फिर से 1 मिलेगा। तो 2π के आगे हम नहीं जाएंगे बिकॉज वैल्यूज़ आर गोइंग टू रिपीट। ऐसे फंक्शंस को हम पीरियडिक फंक्शंस कहते हैं। अभी नेगेटिव वैल्यूज़ भी रख लेते हैं। तो मान लो मैं गई अगर -π/2 पे, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1, -π पे 0, -3π/2 पे ये वैल्यू होगी 1, और -2π पे ये वैल्यू फिर से हो जाएगी 0, है ना। तो ये हमने बेसिकली कुछ नहीं किया, सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है ना वहाँ पे जो एंगल्स की वैल्यूज़ हैं उनको लिया है, ठीक है। तो अभी देखो तीसरा जो तरीका है जिससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं वो होता है ग्राफ। टेबल हमने बना लिया तो अब हम ग्राफ भी बना सकते हैं। ये आ गया मेरा ग्राफ। तो ग्राफ में देखो क्या है, ग्राफ तरीका है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। अब देखो हर चीज़ की ना अलग अलग मतलब है। जैसे यूनिट सर्कल पे x हो, y हो, कुछ भी हो, सबका मतलब एंगल था, करेक्ट। यहाँ पे जब मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाती हूँ तो यहाँ पे जब मैं x लिखती हूँ उसका मतलब है एंगल्स इन रेडियंस, और ये जो y है ये y है साइन x। इसको डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से एंगल, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, और माइनस साइड में भी सेम ले लेते हैं, है ना। तो पहले नेमिंग कर लेते हैं। ये तो हो जाएगा हमारा 0, रुको इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ 0। ये हो गया π/2, ये हो गया पाई,
ये हो गया 3π/2 और ये हो गया 2π। फिर यहाँ पे आगे बढ़ता जाएगा, ये हो गया -π/2, ये हो गया -π, ये हो गया -3π/2 और ये हो गया -2π। और फिर 2π + π/2 कितना हो जाएगा? 5π/2। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2π -2π के बाद -5π/2 और ये जो सिलसिला है ये चलता ही जाएगा। तो अब हम ग्राफ बना लेते हैं और मैं ना इसको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सटेंड कर देती हूँ। 0 पे क्या है वैल्यू? 0 है। π/2 पे 1 हो जाता है, पाई पे आके फिर से 0 हो जाता है। तो 1 और -1 भी हम बना लेते हैं। आई थिंक थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए, पर ठीक है, देखते हैं। 3π/2 पे ये -1 हो गया, 2π पे ये फिर से 0 हो गया। अभी 2π के बाद 5π/2 पे ये फिर से 1 हो जाएगा और ये सिलसिला आगे चलता जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे -π/2 पे -1 है, -π पे 0 है, -3π/2 पे 1 है, यहाँ पे 0 हो गया। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। -5π/2 पे फिर से -1 हो जाएगा और ये जो सिलसिला है ये भी चलता जाएगा। तो ये बन गया है मेरा sin x का ग्राफ। ठीक है, 5 वैल्यूज़ मैंने लिए हैं। अब इस ग्राफ को अच्छे से समझते हैं। देखो यहाँ के बाद में ये वापस यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये जो टॉप है यहाँ पे ये वापस रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ये वापस रिपीट हो रहा है। इसी तरह से ये जो नीचे वाली चीज़ है ये भी रिपीट हो रही है 2π के बाद। कोई सा भी पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे रिपीट हो रहा है 2π के बाद, यहाँ पे रिपीट हो रहा है 2π के बाद। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x की हम बात करते हैं। इक्वेशन क्या होगी, टेबल क्या होगी, ग्राफ क्या होगा, ये हमने देख लिया है ना। तो अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं ग्राफ की, या फिर इस पूरे फंक्शन की भी। वो जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम ग्राफ से निकाल सकते हैं, टेबल से भी निकाल सकते हैं, बट ग्राफ विजुअली ज़्यादा डेटा आपको बता देता है ना। तो कर लेते हैं, क्योंकि फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि पहला तो कौन कौन से इनपुट आप दे सकते हो, तो डोमेन क्या होगा, आपको आउटपुट में कौन कौन सी वैल्यूज़ मिल सकती हैं, वो हो जाएगा रेंज। उसके बाद में कुछ चीज़ें कि मतलब रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा, पीरियडिक है या नहीं है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सारी चीज़ें तो हम अभी देख लेते हैं। अभी देखो ये जो sin x का ये जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, क्योंकि ये जो पूरी इंजीनियरिंग की दुनिया है वो इसके ऊपर टिकी हुई है। आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जिसे हम AC भी कहते हैं, एयर कंडीशनर नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट, जो आपका मेन पावर सप्लाई है वो साइनसोइडल वेव ही यूज़ करता है ना, इसीलिए उसे ऑल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है, क्योंकि करंट कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। उसके बाद में जो हमारी साउंड वेव्स हैं, है ना, उसमें भी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है, तो उसका भी जब हम प्लॉटिंग करते हैं तो वो साइनसोइडल वेव ही आता है। इनफैक्ट जितनी भी वेव्स आपकी इलेक्ट्रिकल वेव्स, मैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडिएशंस जो हैं, साउंड वेव्स जो हैं, ऑल ऑफ देम आर साइनसोइडल इन नेचर, ऑल ऑफ देम कीप्स रिपीटिंग देमसेल्व्स। ठीक है, तो वहाँ पे भी एक पूरा प्रॉपर पैटर्न बनता है जो साइनसोइडल वेव्स का ही होता है, इन्हें हम साइनसोइडल वेव्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो गेमिंग वगैरह हो गई वहाँ पे साइनसोइडल वेव्स तो नहीं, बट विल टॉक अबाउट इन एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि जब हम क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं या फिर कोई भी चीज़ हम फेंकते हैं, वहाँ पे एंगल और डिस्टेंस का हमेशा रिलेशनशिप रहता ही है। तो वाइल प्लेइंग क्रिकेटर्स डोंट नीड टू नो कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होगी, कि मैं कौन से एंगल पे मारूँ, वो इंट्यूटिवली आ जाता है, या फिर उनको मैथ्स में घुसने की ज़रूरत नहीं है। बट व्हेन यू आर मेकिंग अ गेम, जब आप वो पूरा सिमुलेट करके, पूरा रियल वर्ल्ड सिमुलेट करके गेम्स बना रहे हो, वहाँ पे जो कैरेक्टर्स है दे डोंट हैव अ ब्रेन ऑफ देमसेल्व्स, कि वो मतलब उनको पता चल जाएगा कि इंट्यूटिवली कितना किधर मार रहे हैं, उनको हमें एक एक चीज़ बतानी पड़ती है। और वहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री है इट इज़ वेरी हेल्पफुल, बिकॉज इट टेल्स कि कौन से एंगल पे बैट घुमाओगे तो कितना दूर बॉल जाएगा, और वो सारी चीज़ें। फुटबॉल पे भी कौन से एंगल पे मारोगे तो बॉल किधर डिफ्लेक्ट होगा, कितना दूर जाएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं दीज आर ऑल अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आप जितने भी गेम्स आप देखते हो
सब में ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल हो रही है ना। उसके बाद में जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो, स्पीकर हो गए आपके, ये जो मैंने माइक्रोफोन पहना हुआ है, इन सब में भी वी आर एबल टू कम्युनिकेट थ्रू दीज वेव्स ओनली। तो इसीलिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो अभी हम ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये इक्वेशन है, ये टेबल है, ये हमारा ग्राफ है। तो प्रॉपर्टीज़ के लिए मैं ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाऊंगी, है ना। जो मेन एंगल्स मैंने लिए, जो 5 एंगल्स जिससे हम बोलते हैं 5 एंगल, वो मैंने कौन से लिए, मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है उन्हीं को लिया है, उन पे जो एंगल है उन्हीं को इस्तेमाल किया है। बीच वाले एंगल्स आप चाहो तो फॉर बेटर एक्यूरेसी बना सकते हो, बट रफ ग्राफ के लिए उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो अभी वक्त आ गया कि हम ग्राफ को थोड़ा बड़ा बनाएं, क्योंकि हम सारी प्रॉपर्टीज़ समझना चाहेंगे। इनफैक्ट जब आप देखते होगे, जितना मतलब व्हाट्सएप वगैरह पे भी जो ऑडियो वगैरह आता है, उसमें से लाइंस बनी हुई होती है, वो कभी ऊपर जा रहा होता है, कभी नीचे जा रहा होता है, कभी ऊपर जा रहा होता है, कभी नीचे जा रहा होता है। सो दैट ऑल्सो फॉलोज काइंड ऑफ साइनसॉइडल पैटर्न। प्रॉपर्टीज ऑफ साइन ग्राफ। तो पहले तो मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेती हूँ। ऐसा सा कुछ ग्राफ आता है। सॉरी ये थोड़ा सा रफ है, बट आई थिंक यू आर गेटिंग द जिस्ट ऑफ इट। ये जो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, इधर मैं जा रही हूँ, इधर मैं जा रही हूँ, ये x है, ये साइन x है, और वैल्यूज़ मैंने आपको पहले ही बताए हुए हैं। ये मेरा 0 है, ये मेरा π/2 है, ये पाई है, यहाँ पे आ गया 3π/2 और यहाँ पर आ गया 2π। उसके बाद में तो आगे चीज़ें रिपीट ही हो रही हैं। तो अभी और ये जो है ये 1 है, ये जो है ये -1 है। तो सबसे पहले किसी भी फंक्शन में जब हम बात करते हैं, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री नहीं, आगे भी हम जितने भी फंक्शंस पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन की। हम अंदर इनपुट क्या क्या डाल सकते हैं उस मशीन के, ताकि कोई एरर ना आए। तो अब देखो मैं कोई सा भी एंगल ले सकती हूँ, ये आगे चलता ही जाएगा। तो एंगल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसीलिए जो डोमेन हो जाता है वो हो जाता है ऑल रियल नंबर्स। और अगर इसे मैं इंटरवल रोटेशन में लिखना चाहूँ तो -∞ से इन्फिनिटी आपका डोमेन है। अभी रेंज की बात कर लेते हैं। तो अभी देखो, आप अगर देख पा रहे होगे तो जो रेंज है उसका मिनिमम वैल्यू -1 है। -1 के नीचे आपको कोई ग्राफ नज़र नहीं आएगा, 1 के ऊपर आपको कोई ग्राफ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि बहुत जाहिर सी बात है कि जो साइन फंक्शन होता है वो मेरा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अभी जो ऑपोजिट है वो मैक्सिमम हाइपोटेनियस के बराबर हो सकता है। बराबर कब होगा? जब मेरा एडजेसेंट 0 हो जाए, यानी कि इस केस में, या इस केस में जो ऑपोजिट है वो हाइपोटेनियस के बराबर है। बाकी के राइट ट्राइंगल है तो ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेनियस से छोटा ही होगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी कि जो ऑपोजिट है वो या तो हाइपोटेनियस से छोटा होगा या बड़ा होगा। इसीलिए जो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से कम ही आएगा। और हमने क्वाड्रेंट्स में देखा था कि कुछ जगह वैल्यू पॉजिटिव होती है, कुछ जगह वैल्यू नेगेटिव होती है। इसीलिए जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच में होगी। ये इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनियस इज ऑलवेज द लार्जेस्ट साइड। सो ऑपोजिट इधर उसके बराबर हो जाएगा। बराबर कब हो जाएगा? जब एडजेसेंट को मैं एकदम 0 कर दूँ, हाइपोटेनियस को मैं पूरा ही ऑपोजिट के साथ ओवरलैप कर दूँ। अदरवाइज इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरा रेंज क्या बन जाएगा? रेंज आ गया है मेरा कि y का जो वैल्यू है इट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस और इट इज़ बिटवीन -1 to 1। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा y का वैल्यू है, y इज सच दैट इट इज़ बिटवीन -1 to 1। और इंटरवल नोटेशन में अगर मैं लिखना चाहूँ तो -1 से 1। और यहाँ पे ब्रैकेट्स आएंगे। ब्रैकेट्स क्यों आएंगे? मतलब ये बड़े वाले ब्रैकेट्स क्यों आएंगे? क्योंकि -1 है वैल्यू, इट इज़ रीचिंग -1, है ना। तो -1 इज़ इंक्लूडेड। तो इंटरवल नोटेशन में जो वैल्यूज इंक्लूडेड होती हैं, और इसीलिए यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है।
यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी यू कैन नेवर रीच, इसीलिए यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट्स हैं कि उसके आसपास जाएगी वैल्यू, वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएगी। तो ये डोमेन और रेंज की बात हो गई। अभी मैंने आपको बताया कि दिस इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन। Why is this a periodic function? Because it keeps repeating itself. तो ये जो पीरियोडिक फंक्शन है इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। एम्पलीट्यूड होता है कि जो आपका बेसिक सा जो मिड लाइन है ना, क्योंकि बीच में कोई एक वैल्यू होगी, जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में कहूँ तो उसे हम डीसी भी बोलते हैं, उस डीसी के ऊपर आपका ऑल्टरनेटिंग करंट आता है ना। तो वो जो मिडिल वैल्यू है उससे मैक्सिमम के बीच का डिस्टेंस कितना है या मिडिल वैल्यू से मिनिमम के बीच का डिस्टेंस कितना है, उसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूँ तो ये वाली जो चीज़ है ये मेरी एम्पलीट्यूड सिमिलरली ये जो है ये भी मेरा एम्पलीट्यूड है ना। तो एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एक तो ये हाफ है द डिस्टेंस बिटवीन मिनिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में 2 है तो ये उसका हाफ हो गया। तो इसका पहला डेफिनेशन तो यही होता है। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम। दूसरा ये होता है कि जो आपकी बेस लाइन है और उससे मैक्सिमम के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन मिड लाइन एंड मैक्सिमम और मिड लाइन एंड मिनिमम। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, 1 है। जो साइन एक्स का ग्राफ है उसमें जो एम्पलीट्यूड है वो 1 है। अभी जो दूसरी चीज़ की हम बात करेंगे वो है पीरियड। पीरियड मतलब वैल्यूज़ कब खुद को रिपीट करना शुरू करेंगी। तो उसके लिए अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं, इसे मैं कहूँगी टाइम पीरियड और ये होगा 2 पाई के बराबर, है ना। और जो एम्पलीट्यूड था हमारा वो था 1। और एम्पलीट्यूड ये भी बताता है कि दे आर ऑसिलेटिंग, मतलब आप यहाँ जा रहे हो फिर आप यहाँ जा रहे हो फिर आप यहाँ जा रहे हो फिर आप यहाँ जा रहे हो, तो वो ऑसिलेशंस के बारे में भी बात करते हैं। पीरियड इज डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइक रिपीटिंग पॉइंट्स। डिस्टेंस भी नहीं होगा, डिस्टेंस को तो हम वेवलेंथ बोल देते हैं, टाइम की हम बात करेंगे। तो यहाँ का जो पीरियड है वो हो जाएगा 2 पाई। और पीरियड को हम बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन 2 मैक्सिमम टू मिनिमम, है ना। और 2 मिनिमम और when the graph starts replicating itself. रेप्लिकेटिंग मतलब कि वो खुद को रिपीट करना शुरू कर देता है। तो हमने डोमेन की बात कर ली, हमने रेंज की बात कर ली, हमने एम्पलीट्यूड की बात कर ली, हमने पीरियड की बात कर ली है। और जो तीसरी चीज़ है जो यहाँ पे मैंने मिड लाइन बोली है, तो यहाँ पे हम मिड लाइन की भी बात कर लेते हैं। तो दिस इज़ माई मिड लाइन, क्योंकि मैं इससे उतना ही ऊपर जा रही हूँ जितना मैं नीचे जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो मिड लाइन है वो है एक्स एक्सिस, या फिर मैं कह सकती हूँ y इज इक्वल टू 0, ठीक है। और फेस शिफ्ट मतलब कि मैंने कितना शिफ्ट किया है, तो अगर आप देखोगे मैंने कुछ भी शिफ्ट नहीं किया है,
सिंपल साइन एक्स का ग्राफ है, तो यहाँ पे जो फेज शिफ्ट है वो होगा 0। अगर मैं इस ग्राफ को लेफ्ट में शिफ्ट कर दूँ या राइट में शिफ्ट कर दूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा एक फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। फेज शिफ्ट का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि इनिशियली एंगल कितना था, है ना, क्योंकि इनिशियली जो एंगल होगा उसके बाद आप ले जाना शुरू करोगे तो इनिशियल वैल्यू कितनी, तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू हमने 0 ही रखी हुई है, तो हम 0 से ही शुरू कर रहे हैं, है ना। अगर इनिशियल वैल्यू π/4 होगी, उसमें आप 0 जोड़ रहे हो तो π/4 आपका फेज शिफ्ट हो जाएगा। इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पे जो फेज शिफ्ट है वो है 0। ऑरिजिन वैल्यूज का मैंने इस्तेमाल किया है π/2, π, 3π/2 और 2π। अभी इस ग्राफ में हम लोग वेरिएशंस कैसे ला सकते हैं। हमेशा तो ऐसा होगा नहीं कि जो एम्पलीट्यूड है वो हमें 1 ही रखना होगा, जो पीरियड है वो हमेशा 2π ही रखना होगा, ये जो DC है ये हमेशा हमें 0 ही रखना होगा। मिड लाइन इज योर DC। या जो इनिशियल लैग है वो हमें 0 ही रखना होगा, है ना। फेज शिफ्ट भी हम हो सकता है ना, थोड़ा सा ज़रूरी थोड़ी ना मैं हमेशा यहाँ से शुरू करूँ, हो सकता है मैं यहाँ से शुरू कर दूँ, यहाँ से लेकर मैं यहाँ पर आऊँ, यहाँ से लेकर मैं यहाँ पर आऊँ, तो ये जो है ये मेरा फेज शिफ्ट है। अगर मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ तो मेरा पास कोई फेज शिफ्ट नहीं, क्योंकि ये रेस्टिंग पोजीशन में है। यहाँ से मैं यहाँ पर है, एक सर्कल पूरा हो गया, यहाँ से मैं वापस आई, दूसरा पूरा हो गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ से शुरू किया तो ये जो गैप है इसे हम कहते हैं फेज शिफ्ट, ठीक है। यहाँ से हम वापस आएंगे तो फेज शिफ्ट जो इनिशियल वैल्यू है उसको हम बोल रहे हैं, इनिशियल एंगल आपका कितना आपने रखा हुआ है। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज़। हमने डोमेन की बात कर ली है, रेंज की बात कर ली है, एम्पलीट्यूड, पीरियड, DC, मिड लाइन वैल्यू और फेज शिफ्ट की बात कर लिया। अभी हम यहाँ पे एक एक चीज़ को बदलना शुरू करेंगे और देखेंगे उसे इक्वेशन में क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ है वो तो साइन एक्स का ही है ना। मान लो मुझे एम्पलीट्यूड 1 नहीं चाहिए, मुझे एम्पलीट्यूड चाहिए 5। अगर मुझे एम्पलीट्यूड चेंज करना है उसके लिए मैं क्या करूँगी, मेरा जो साइन एक्स है उसको उस पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँगी। जैसे कि मान लो अगर मैंने किया 5 साइन एक्स तो ये नंबर 5 हो गया और ये -5 हो गया, है ना। तो यहाँ पर इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। तो सबसे पहले वी आर ट्राइंग टू चेंज द एम्पलीट्यूड। उसका असर हमें इक्वेशन में कैसे दिखाई देगा। तो इनिशियली इफ माई ग्राफ वाज sin x, now I am multiplying my amplitude over here whatever I want, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये हो जाएगा मेरा एम्पलीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट y इक्वल्स -2 sin x, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि क्योंकि एम्पलीट्यूड डिस्टेंस है इट कैन नेवर बी नेगेटिव, तो यहाँ पे मेरा एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड के लिए मैं यहाँ पे a पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अभी मान लो मुझे पीरियड को चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने एम्पलीट्यूड की तो बात कर ली। अभी मान लो मुझे पीरियड 2π नहीं चाहिए, मुझे पाई चाहिए। तो अगर ये पाई होगा तो ये इसका 1/4 हिस्सा है, क्योंकि 2π का 1/4 π/2 होता है, तो ये हो जाएगा π/4, ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा 3π/4 और ये हो गया पाई। उसके लिए ग्राफ में क्या चेंज आता है, साइन एक्स की जगह वो हो जाता है साइन bx, और यहाँ पर जो b है इट टेक्स केयर ऑफ द पीरियड। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, मेरा जो पूरा का पूरा bx है
वो 2 पाई बनना चाहिए। तो मेरा जो न्यू पीरियड होने वाला है वो होने वाला है 2 पाई अपॉन बी। अगर मुझे पीरियड आधा करना है, पाई बनाना है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 2। तो अभी ये इक्वेशन 5 साइन एक्स की जगह हो गई है 5 साइन 2x, क्योंकि x की वैल्यू पाई डालते ही मेरे को साइन 2 पाई मिल जा रहा है ना, आधी मेहनत में ही मिल जा रहा है। तो इसीलिए जो पीरियड है वो हम डिनोट करते हैं 2 पाई अपॉन बी से। ठीक है, इसके बाद में और ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं x को पाई डालूंगी और तो अगर मेरा b 2 है तो मुझे केवल पाई डालने की ज़रूरत है, उसी से 2 पाई बन जाएगा। अगर मेरा b 1/2 है तो मुझे x 4 पाई डालना पड़ेगा ताकि वो पूरा का पूरा सॉल्व होकर 2 पाई बन जाए। तो उस केस में जो मेरा पीरियड है वो हो जाएगा 4 पाई, और वो कैसे होगा 2 पाई डिवाइड बाई 1/2 यानी कि 4 पाई। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड का चेंज है कि यहाँ पे ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। पीरियड का चेंज क्या है कि यहाँ पर ये b से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नया पीरियड बन जाएगा 2 पाई अपॉन बी, और जो एम्पलीट्यूड होता है वो होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। ये तो तब जब मेरा DC अभी भी 0 ही है। इफ़ आई वॉन्ट टू चेंज माई DC, उस टाइम पे क्या होगा, मान लो कि मुझे यहाँ से x एक्सिस से शुरू नहीं करना है, मेरा x एक्सिस तो यहाँ पर है। जैसे कि हमारे जो घरों में सप्लाई आता है वो 220 वोल्ट का आता है ना, तो 220 वोल्ट इज़ योर DC, उसके ऊपर ऑल्टरनेटिंग करंट बनता है। तो इंस्टेड ऑफ x एक्सिस दिस इज़ योर y इज़ 220। एक्स एक्सिस नीचे कहीं छूट गया है, यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस है। तो ये देखो, ये अब ऊपर एम्पलीट्यूड जा रहे हैं, नीचे एम्पलीट्यूड जा रहे हैं, है ना। तो ये वाला ग्राफ हम कैसे लेके आएंगे, हम यहाँ पर ऐड करेंगे c। तो मतलब पूरी इक्वेशन में मैं ये bx यहीं तक है, अगर मैं c ऐड कर दूँ तो वो मेरा हो जाएगा dc यानी कि मिड लाइन। ठीक है, तो ये जो बीच का वैल्यू है वो अगर हमें चेंज करना है तो हम प्लस सी यहाँ पर एंड में कर देंगे। और अभी यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू मेरी हो जाएगी सी प्लस एम्पलीट्यूड यानी कि मिड लाइन प्लस एम्पलीट्यूड। मिनिमम वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, सी माइनस एम्पलीट्यूड। मतलब कि ये जो मेरा बेस लाइन है उससे मैं एम्पलीट्यूड नीचे जा रही हूँ तो मेरा मिनिमम आ गया, ऊपर जा रही हूँ तो मेरा मैक्सिमम आ गया। तो इससे और जो मेरा रेंज है वो भी चेंज हो जाएगा। रेंज मेरा क्या हो जाएगा, रेंज मेरा हो जाएगा सी माइनस ए से लेकर सी प्लस ए तक, है ना। क्योंकि अगर मैं 220 के ऊपर 5 जा रही हूँ तो ये 225 हो गया और ये मेरा 215 हो गया। यहाँ पर मैंने 220 ऐड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ऑल रियल नंबर से डोमेन इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। रेंज में बदलाव आएगा जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 1, तो अगर सी अगर आपका 0 भी रहता है तो भी ये -5 से 5 जाएगा, है ना। अगर सी आपने ऐड कर दिया तो वहाँ से आपका रेंज आ जाएगा। उसके बाद में एक जो फाइनल चेंज है वो है हमारा फेज शिफ्ट। उसका टेक केयर हम यहाँ पर करते हैं। तो ये जो D है दिस इज़ माय फेज शिफ्ट। कई बार हम इसे फाई से भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो फाई इज़ माय फेज शिफ्ट। फेज शिफ्ट का मतलब क्या है कि ग्राफ यहाँ से नहीं शुरू होके मतलब 0 से ना शुरू होके मान लो ग्राफ यहाँ से शुरू हो गया। तो मेजर ग्राफ मेरा यहाँ पे था तो ये फेज शिफ्ट लेफ्ट, मतलब मैंने ग्राफ को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया है ना। तो फेज शिफ्ट आ गया लेफ्ट से। फेज शिफ्ट का मतलब समझ में आया, ये जो है ये फाई है, ये जो मैंने चेंज किया है
ये मिड लाइन जो मैंने चेंज किया ये है C, और एम्पलीट्यूड मैंने जितना बढ़ाया उतना है, और पीरियड में मैंने जो बदलाव किए हैं वो है। तो y इज इक्वल टू a साइन b ब्रैकेट x प्लस 5 प्लस c। तो a मेरा एम्पलीट्यूड डिसाइड करेगा, a की जो भी वैल्यू होगी वो मेरा एम्पलीट्यूड बन जाएगा। ये जो b है ये मेरा पीरियड डिसाइड करेगा, पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन b। इधर ये जो लास्ट में c है ये मेरा ये डिसाइड करेगा कि मेरा dc कहाँ से शुरू होना चाहिए, लाइक व्हाट शुड बी माई बेस लाइन, जिसके ऊपर जैसे मैं यहाँ पे शुरू कर रही हूँ, नाउ आई एम ऑसिलेटिंग। तो ये जो है ये मेरा DC है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे यहाँ पे मतलब यहाँ पे इससे यहाँ पे भी कर सकती हूँ। तो अब यहाँ पे मेरा DC बन गया है, ठीक है। उसके बाद में फेज शिफ्ट इज़ व्हाट, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम हियर आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, सो दिस इज माई फेज शिफ्ट एंड दैट इज डिनोटेड बाय 5. So this was everything about sine graphs. We have seen the equation, we have seen the table, how to make it, we have seen the graph, the properties of graph, and we have also seen the transformations. और यहाँ पे भी मैंने बता दिया, जैसे यहाँ पे 2x लिया है तो पीरियड मेरा पाई हो गया है, एम्पलीट्यूड मेरा 5 हो गया है, जो DC है वो मेरा 220 हो गया है, और अभी यहाँ पे मैंने प्लस ये भी इंट्रोड्यूस कर दिया है ना 5। तो मान लो ये पाई अपॉन 4 है, तो ये हो जाएगा x प्लस पाई अपॉन 4 प्लस c, ठीक है। Yeah, that was everything about sine. Next lecture में we will talk about cosine and maybe tangent and cotangent. तो आगे आने वाले lectures trigonometric functions और ग्राफ के बारे में बात करेंगे. Thank you so much.